नमस्ते एवरीवन। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे रिगार्डिंग ऋतुचर्या के बारे में कि ऋतुचर्या याद कैसे रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऋतुचर्या में ऐसा है कि सारी ऋतुएं मिक्स हो जाती है। एट द एंड हम पढ़ते हैं, वीक तक याद होता है ना। बाद में क्या होता है कि वो सारी ऋतुएं मिक्स हो जाती है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किस ऋतुचर्या के बारे में कहा गया है। तो मैंने एक अपने जैसे मैंने पढ़ा था अपनी पीजी के टाइम पे, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऋतुचर्या के अंदर हम थोड़ा फोटोग्राफिक मेमोरी से याद रखेंगे, थोड़ी मेरी ट्रिक्स से याद रखेंगे और थोड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि अगर लॉजिकल होता है ना तो वो हमें ईजिली याद रह जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम हेमंत ऋतु से। हेमंत ऋतु का दूसरा नाम हिमागम या शिशिरागम भी है। याद रखना, शिशिरागम है हेमंत ऋतु का दूसरा नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसका दूसरा नाम तुषार भी है। पूछे तुषार किसका दूसरा नाम है, तो हेमंत ऋतु का दूसरा नाम तुषार है। ये खास याद रखना है। देखिए क्या कहता है। कैसे होता है कि हमें पता है कि हेमंत ऋतु वो ठंडी की ऋतु है ना। ठंडी की ऋतु है तो ठंडी की ऋतु में क्या होगा कि बाहर की साइड बहुत ही शीतलता होगी। अभी एकदम लॉजिकल में याद रखते हैं। हेमंत ऋतु में बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। एनवायरनमेंट ठंडा होने के कारण होगा क्या, हमारी बॉडी पर उसकी क्या असर होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स है वो वैसो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। और वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण जो शरीर की जो उष्णता है, शरीर की जो गर्मी है जो बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर नहीं निकलेगी बिकॉज ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन। वो वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट में ठंडक है। तो इस वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण शरीर की उष्णता शरीर के अंदर ही रहेगी, इसलिए शरीर की अग्नि बढ़ेगी। और शरीर की जब अग्नि बढ़ेगी तो वो अग्नि क्या करेंगी, अगर हम गुरु आहार भी लेते हैं तो भी उसको पचा देंगी। मात्रा द्रव्य गुरु क्षमक, अगर पूछा जाए कि मात्रा द्रव्य गुरु क्षमक किस ऋतु के बारे में कहा गया है, तो हेमंत ऋतु के बारे में कहा गया है। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम मात्रा में गुरु द्रव्य भी क्यों न लें, वो गुरु द्रव्य को भी पचा लेगी अग्नि। क्यों अग्नि पचा लेगी, क्योंकि अग्नि बहुत बढ़ गई है इसलिए। तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा पर्सन है कि हेमंत ऋतु के अंदर अग्नि ऑलरेडी बढ़ी हुई है लेकिन वो खुराक नहीं लेता है ना, उसको खुराक नहीं मिलता अथवा तो वो खुराक नहीं लेता, तो क्या होगा, हमारी अग्नि पहले तो जो कम खुराक लिया है उसको तो पचा लेगा। अभी अग्नि बहुत बढ़ चुकी है तो वो अग्नि क्या करेगी, हमारी रस आदि धातुओं को पचन करेगी। और जब रस आदि धातुओं को की जब पाचन होगा तो धातु क्षय होगा। और धातु क्षय से आप सबको पता है धातु क्षय से कौन से दोष की वृद्धि होती है, तो वात दोष की वृद्धि होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि रसहीन त्यतो वायु किसके संदर्भ में कहा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेमंत ऋतु के बारे में कहा गया है। मात्रा द्रव्य गुरु क्षमक किस ऋतु के बारे में कहा गया है, हेमंत ऋतु के बारे में कहा गया है। तो ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बराबर। अभी ऐसे समझना है कि शरीर के अंदर हेमंत ऋतु के अंदर अग्नि बहुत बढ़ गई है, तो हमें कैसे पथ्य आहार विहार लेने चाहिए, हेमंत ऋतु में कैसे आहार विहार लेने चाहिए। भाई सिंपल है, जो गुरु है जो स्निग्ध है ऐसे हमें आहार द्रव्य लेना चाहिए। गुरु स्निग्ध से क्या होगा, जो अग्नि है अग्नि एकदम प्रॉपर आहार को पचाएंगी और धातु को नहीं डैमेज करेगी। सिंपल चीज़ें। तो हमें हेमंत ऋतु के अंदर आहार कैसा लेना है, हेमंत ऋतु के अंदर हमें ऐसा आहार लेना है जो अग्नि सही तरीके से पचाएगी, उसको अग्नि को टाइम मिलेगा पचाने के लिए। इसलिए हमें गुरु और स्निग्ध आहार हेमंत ऋतु में देने, क्योंकि अग्नि बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कैसे आहार है, आनुप उदक बिलेशय प्रसह मांस। भाई आनुप है, उदक है, बिलेशय, प्रसह, ये सब कैसे मांस हैं, ये सब गुरु और स्निग्ध और कफ को बढ़ाने वाले मांस हैं। हम यहाँ जांगल मांस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जांगल मांस वो वात को बढ़ाएगा और ऑलरेडी हेमंत ऋतु के अंदर वात तो बढ़ता ही है। तो हम ये आनुप उदक बिलेशय और प्रसह मांस लेंगे। उसके साथ क्या लेंगे, मदिरा मद्य सिधु। भाई ये तो जग जाहिर है, कोई भी पर्सन मांस खाता है तो उसके बाद मदिरा पीनाता ही है, ऐसे याद रखिए। तो मांस के बाद मदिरा मद्य सिधु का प्रयोग कर सकते हैं हेमंत ऋतु के अंदर। गोरस इक्षु विकृति, गाय के दूध और उसकी जो भी बनावटें हैं उसका प्रयोग भी हेमंत ऋतु में कर सकते हैं। इक्षु, और इक्षु से जो बनता है, गुड़ बनता है, तो उस सब का सेवन हम हेमंत ऋतु में कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु है, स्निग्ध है, कर सकते हैं। वसा और तेल का प्रयोग हेमंत ऋतु में बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो स्नेह है जिसका प्रयोग हेमंत ऋतु में बताया, वसा और तेल। और अगर पूछा जाए कि वसा और तेल का प्रयोग
कौन सी ऋतु में नहीं करना है, तो हेमंत ऋतु के पीछे कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। तो याद रखना, शरद ऋतु के अंदर वसा और तेल का प्रयोग नहीं बताया है, उसका सेवन नहीं करना है वसा और तेल का शरद ऋतु में, पर वसा और तेल का प्रयोग कौन सी ऋतु में करना है? तो हेमंत ऋतु में। अभी ये तो सिंपल है कि हेमंत ऋतु ठंडी की ऋतु है, और ठंडी की ऋतु में हम कैसा पानी पीते हैं? गर्म पानी पीते हैं, सिंपल। तो उष्ण तो ऐसे याद रख लेना है। मैंने एक फोटो भी देखा है, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख गया। अभी एक बार सिर्फ ये फोटो को देख लीजिए। हमें मदिरा मध्य सिधु का प्रयोग करना है, हमें वसा और तेल लेना है, हमें गोरस इक्षु विकृति लेनी है, उष्ण तोय लेना है, और मांस में आनुप, उदक, बिलेश और प्रसव मांस लेने। जांगल मांस नहीं लेंगे, क्योंकि जांगल मांस तो लघु होता है ना, वो वात को बढ़ाता है, इसलिए हम जांगल मांस का प्रयोग हेमंत ऋतु में नहीं करेंगे। सिंपल चीज़ें। मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक में याद कैसे रखना है कि ये जो लड़का है इसका नाम हेमंत है, ये जो लड़का है उसका नाम हेमंत है, और हेमंत की पत्नी उसको क्या करती है? हेमंत की पत्नी उसको पहले उत्साधन करती है ना, फिर हेमंत को पूरे शरीर में मालिश करती है। मालिश करने के बाद क्या करती है? मालिश करने के बाद उसके मत्थे में भी तेल लगाती है, मस्तक पे भी तेल लगाती है। अभी प्रॉपर मालिश हो गया, फिर क्या हुआ? हेमंत ने जैंताक स्वेदन किया। अभी स्नेहन के बाद स्वेदन होगा ना, तो जैंताक स्वेदन किया। जैंताक स्वेदन के बाद क्या किया? वो अपनी पत्नी से खुश हो गया और फिर उष्ण गर्भगृह में मैथुन किया। सिंपल चीज़ें। अभी ठंडक की ऋतु है, तो ठंडक की ऋतु के अंदर हम कहाँ रहेंगे? ऑब्वियसली ऐसे घर में रहेगी जहाँ पर उष्णता है, तो ठंडी कम लगेगी। सिंपल है। देखिए, हेमंत की पत्नी ने क्या किया? उसको सबसे पहले उत्सादन किया, उत्सादन के बाद मालिश की, मालिश करने के बाद मत्थे पे भी मालिश की, फिर स्नेहन हो गया। उसके बाद क्या किया? जैंताक स्वेदन किया, और उसके बाद उष्ण गर्भगृह में मैथुन कर दिया। बस ऐसे ही याद रख लेना है। तो हमें हेमंत ऋतु के अंदर कौन कौन से विहार पालन करने हैं? तो हेमंत ऋतु के अंदर हम उत्सादन कर सकते हैं, हम अभ्यंग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्तक पे तेल लगाना, दैट इज मूर्धनी तेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चरक और वाग्भट दोनों ने बताया है। मूर्धनी तेल का प्रयोग भी हम हेमंत ऋतु में कर सकते हैं। आज का जो ऋतुचर्या का लेक्चर है, अभी हम जो भी ऋतुचर्या की वो सीरीज पढ़ेंगे, वो चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग होगी। सुश्रुत के अकॉर्डिंग मैं अलग से डाल दूंगा वीडियो, ठीक है। सो उत्सादन कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, मूर्धनी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैंताक स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट ऐसे ही अलग से याद रख लेना है। तो जय हो ऐसे याद रख लीजिए। जय से जैंताक स्वेद, ह से हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में जैंताक स्वेदन का प्रयोग बताया है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या बताया है? हेमंत ऋतु के अंदर हमें उष्ण गर्भगृह का सेवन करना है। सिंपल है भाई, हेमंत ऋतु ठंडक की ऋतु, तो हमें ऐसे घर में रहना है जहाँ पर उष्णता अच्छी हो। फिर मैथुन का प्रयोग बताया है। मैथुन के बारे में क्या कहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा है? प्रकामम च निषेवते मैथुन शिशिरागमे। शिशिरागमे किसका सिनोनियम है? हेमंत ऋतु का सिनोनियम है। क्या कहा है? तो हेमंत ऋतु के अंदर प्रकामम च निषेवते, हमें जब इच्छा हो तब हम मैथुन कर सकते हैं, ऐसा बोला है। हमें जब इच्छा हो तब हम मैथुन कर सकते हैं, ऐसा बोला है। ऐसे ही कोटेशन आएगी और पूछेगी किस ऋतु के बारे में कहा गया है। यहाँ शिशिरागम देख के शिशिर ऋतु टिक नहीं करनी है। शिशिरागम किसका सिनोनियम है? हेमंत ऋतु का सिनोनियम है। तो ये हेमंत ऋतु के बारे में बोला गया है, शिशिर ऋतु के बारे में नहीं बोला गया, याद रखिएगा। तो ये है चरक के बारे में। ये जो हमने देखा वो चरक के बारे में देखा। हम ये प्रॉपर आहार का फॉलो करेंगे, प्रॉपर विहार फॉलो करेंगे हेमंत ऋतु के अंदर, तो क्या होगा? आयु न हीयते, आयु हमारी हणेगी नहीं, आयु हमारी कम नहीं होगी, आयु हमारी प्रॉपर होगी, ऐसा बोला है। तो पूछेगा आयु न हीयते किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ह से हमें हेमंत ऋतु याद रख लेना है। तो ये हेमंत ऋतु के बारे में बोला गया है। वाग्भट क्या कहते हैं आगे? वाग्भट ऐसा कहते हैं, चरक ने तो ऐसा ही बोला। चरक ने क्या क्या देखा? चरक ने ऐसा देखा कि भाई हेमंत की पत्नी है, उसको उत्सादन कर रही है, अभ्यंग कर रही है, मूर्धनी तेल लगा रही है। बाद में हेमंत जैंताक स्वेद करने गया, फिर मैथुन कर दिया। वाग्भट ने बोला कि चरक ने तो सिर्फ इतना ही देखा है। वाग्भट बोल रहा है कि उसके आगे क्या हुआ मुझे पता है। तो वाग्भट ने क्या कहा कि हेमंत की पत्नी ने ये सब तो किया, वो ठीक है। आगे हेमंत की पत्नी ने हेमंत के पाँव भी दबाए। किससे दबाए? चप्पल से। हेमंत के पाँव भी दबाए, किससे दबाए? चप्पल से। तो याद रखना है,
पादाघातम पादत्राणम च सर्वदा, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा, पादाघातम पादत्राणम च सर्वदा किसके संदर्भ में बोला गया है? तो हेमंत ऋतु के संदर्भ में बोला गया है। क्या कहना चाहता है? पादाघात मतलब पैर की कसरत करनी चाहिए। सिंपल है, हेमंत ऋतु ठंडी की ऋतु, तो हमें ठंडी की ऋतु के अंदर प्रॉपर कसरत करनी चाहिए, तो दैट इज पादाघात, पैर की कसरत करनी चाहिए। पादत्राण च सर्वदा, पादत्र यानी हमें पगरखा पहनना है। हेमंत ऋतु के अंदर हमें पगरखा पहन के ही बाहर जाना है। तो पादत्राणम, तो पूछा जाएगा पादाघातम पादत्राणम च सर्वदा किसके बारे में बोला गया है? तो कैसे याद रख लेना है कि भाई हेमंत की पत्नी ने उसके पाँव दबाया था चप्पल से, तो चप्पल से पादत्र, और पाँव दबाया था दैट इज पादाघात। ऐसे हमें याद रख लेना है। पादाघात का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि पैर की कसरत करनी है हेमंत ऋतु के अंदर। तो पादाघातम पादत्राणम च सर्वदा किस ऋतु के बारे में बोला गया है? तो हेमंत ऋतु के बारे में बोला गया है। ये किसने कहा? ये वाग्भट ने कहा, ये चरक ने नहीं कहा। तो चरक ने सिर्फ इतना ही कहा है, ठीक है। अभी हेमंत ऋतु के अंदर हमें क्या नहीं लेना है? भाई सिंपल वस्तु, सिंपल लॉजिक है। हेमंत ऋतु के अंदर अग्नि बहुत सारी अच्छी बढ़ गई है, तो हेमंत ऋतु के अंदर हमें ऐसा कोई भी आहार नहीं लेना है जो लघु हो। सिंपल है, हमें प्रॉपर पेट भर के खाना है जिससे अग्नि को टाइम मिले पचाने के लिए, और अग्नि धातुओं को न पचाए। तो देखिए क्या क्या नहीं लेना है? प्रमित आहार नहीं लेना है। प्रमित आहार यानी कम आहार नहीं लेना है, हम जितना खाते हैं उतना ही खाना है, उससे कम नहीं खाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्मंत का सेवन नहीं करना है। उद्मंत यानी आठवो, है ना, उद्मंत का हमें सेवन नहीं करना है, राइट। उद्मंत का सेवन 2 ऋतु में निषेध बताया है, एक हेमंत ऋतु में निषेध बताया है, और उद्मंत का सेवन दूसरी वर्षा ऋतु, हेमंत और वर्षा ऋतु दोनों ऋतु में उद्मंत का सेवन नहीं करना है, याद रखिएगा। अब अभी ये सिंपल है कि हेमंत ऋतु में हमें वात बढ़ाने वाला या लघु आहार नहीं लेना है। भाई सिंपल है, हेमंत ऋतु में ऑलरेडी धातु क्षय के कारण वायु की वृद्धि होती ही है, तो हमें ऐसे कोई आहार नहीं लेना है जो वायु को बढ़ाए या फिर जो लघु हो, ऐसे आहार हमें नहीं लेना है। ठंडी की ऋतु है, तो ठंडी की ऋतु में हम ऐसे ट्राई करेंगे कि हमें उष्णता मिले, ठीक है। प्रवात का सेवन नहीं करना है। प्रवात यानी सामने से आने वाली पवन का हमें सेवन हेमंत में नहीं करना है। आपने देखा होगा शायद, अगर आप ठंडी की ऋतु में बाहर बाइक लेके जाते हैं और सामने की पवन आने से आपको सर्दी हो जाती है, तो प्रवात का हमें सेवन नहीं करना है। तो पूछेगा कि प्रवात का सेवन कहाँ करना है? तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में प्रभात का सेवन करना है ना। समर की ऋतु होती है, तो समर में क्या होता है कि हमें ऐसा होता है कि जितनी हवा मिले, जितना पवन मिले वो उतना अच्छा, हमें अच्छा लगता है। तो ग्रीष्म ऋतु में प्रभात का सेवन बोला गया है, बट हेमंत ऋतु में प्रभात का सेवन निषेध है, ऐसे याद रख लेना है। आगे क्या बोला है? आगे वाग्भट ने भी थोड़ा बोला है। वाग्भट ने ये तो बोला पादाघातम त पादत्राणम च सर्वदा, ओके। हेमंत की पत्नी ने क्या किया? उसका पाँव दबाया चप्पल से। वाग्भट ने और क्या बोला? वाग्भट ने कहा कि पाँव दबाया चप्पल से, वो तो ठीक है, साथ साथ हेमंत की पत्नी ने उसको कुमकुम का लेप भी लगाया और अगरू से धूपन भी किया। ये क्या कहना चाहते हैं भाई? तो ये कुमकुम का लेप लगाना है और अगरू का धूप करना है, तो ये उष्ण सब्सटेंस है, ये सारे उष्ण सब्सटेंस है जो शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे, ठीक है, क्योंकि ठंडक की ऋतु हमें एनी हाउ गर्मी चाहिए, ठीक है। दूसरी गर्मी कैसे बोला है कि हरती शीत उष्णांगो धूम कुमकुम यौवन, जो यौवन स्त्री है जिसने लेप लगाया है कुमकुम का, जिसने जो धूपी थे अगरू से, वो स्त्री जो भी पर्सन है उसकी शीतता को हरेंगे। क्यों? क्योंकि वो यौवन स्त्री कैसी होती है? उष्ण अंगों वाली होती है, क्योंकि युवानी के अंदर शरीर कैसा होता है? गर्म होता है, उष्ण होता है। और वही यौवन स्त्री क्या करेंगी? अपने हस्बैंड की जो ठंडी है उसको कम करेंगी, ऐसे याद रख लेना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरंती शीत उष्णांगो धूम कुमकुम यौवन किसके संदर्भ में बोला गया है? तो हेमंत ऋतु के संदर्भ में बोला है। कुमकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अग्रुधूपिन, है ना, कुमकुम का लेप करना है, अग्रू से धूपन करना है, तो एक ऐसे सब्सटेंस है, उष्ण सब्सटेंस है ना, जो क्या करेंगे? ठंडक को कम करेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। ये आगे भी आएगा, कुमकुम अग्रू का धूप, ये आगे भी आएगा, लेकिन आगे क्या होगा? 1-2 सब्सटेंस ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा हेमंत ऋतु के बारे में बोला गया है, कौन सी अन्य ऋतु के बारे में बोला गया है, क्योंकि सेम है, कुमकुम भी आएगा, अग्रू भी आएगा आगे, तो ये लाइन याद रखनी है। अभी यहाँ से लोग कंफ्यूज होते हैं। अंगार ताप संतप्त गर्भ किस ऋतुचर्या के बारे में बोला गया है? अभी यहाँ से लोग 2 मीनिंग निकालते हैं। पहला मीनिंग लोगों के मन में ऐसा आता है कि
कौन सी ऋतु के अंदर जो गर्भ है, गर्भ यानी जो ग्रू है, जो शरीर है, वो गर्म हो जाता है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में होगा। नहीं, ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में नहीं है। ये ऐसा कहना चाहता है कि हेमंत ऋतु के अंदर हमें ऐसा घर का सेवन करना चाहिए, ऐसा ग्रू का सेवन करना चाहिए जो तप्त हो, जो गर्म हो। भाई सिंपल है ना, ठंड की ऋतु है तो हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसा गर्भ चाहिए जो उष्ण हो, गर्म हो। तो ये हेमंत ऋतु के बारे में बोला गया है, ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में नहीं बोला गया। ये खास याद रखिएगा। ये तो वाग्भट ने बोला, चरक ने इसके बारे में क्या बोला? उष्ण गर्भगृह। चरक ने क्या बोला? उष्ण गर्भगृह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई उष्ण गर्भगृह हेमंत ऋतु में किस आचार्य ने बोले, ऐसा नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि उष्ण गर्भगृह किस ऋतुचर्या में, अंगार ताप संतप्त गर्भ किस गर्भगृह किस ऋतु के अंदर आता है? तो हेमंत ऋतु के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाग्भट के बारे में था। जब हम बात करते हैं शिशिर ऋतु की, तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु दोनों ही ठंडक की ऋतु है। ठीक है, लेकिन हेमंत के बाद शिशिर आता है। ठीक है, शिशिर ऋतु में ठंडी ज़्यादा होती है। और अगर आपने देखा होगा शी व ग्री व श है, जो शुरुआत की जो 3 ऋतु होती है वो आदान काल की ऋतु है, आदान काल की ऋतु है। और आदान काल की ऋतु के अंदर सूर्य की प्रभुता होती है, सूर्य प्रीडोमिनेंट होता है। इसके कारण जो आदान काल की ऋतु है उसके अंदर वृक्षता तब आपको मिलती है। और जो वसंत शरद, जो वर्षा शरद और हेमंत है, ये विसर्ग काल की ऋतु है। इसमें चंद्र का प्रभुत्व होता है, इसलिए इस ऋतु के अंदर स्निग्धता आपको मिलती है। ठीक है, तो हेमंत ऋतु कैसी है? स्निग्धता वाली ऋतु है। अगर हम बात करें शिशिर ऋतु, तो शिशिर ऋतु आदान काल की ऋतु है, इसमें हमें रुक्षता मिलती है सूर्य के कारण। ठीक है, तो हेमंत और शिशिर दोनों ठंडक की ऋतु है। तो जो भी पथ्य अपथ्य हमने हेमंत ऋतु के अंदर देखे, वही पथ्य अपथ्य आपको शिशिर ऋतु के अंदर भी फॉलो करना है। स्पेशली जो हेमंत के अलग है वो क्या फॉलो करना है? तो निवात और उष्ण गृह, ये इंपॉर्टेंट है। हेमंत का जो भी बोला गया है वो ही शिशिर में करना है, कुछ अलग नहीं है। स्पेशली हमें क्या ध्यान रखना है? हमें निवात और उष्ण गृह में रहना है, ऐसा घर में रहना है कि जो गर्म हो और जहाँ कोई भी जगह से पवन ना आए। ये स्पेशली फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हेमंत से ज़्यादा ठंडी हमें शिशिर में मिलती है, इसलिए। क्या क्या वर्ज्य है? भाई सिंपल है, जो हेमंत में वर्ज्य होगा वही शिशिर में वर्ज्य होगा, क्योंकि लॉजिक सेम है। लॉजिक क्या है कि दोनों ऋतु में ठंडी पड़ती है और ठंडी के कारण क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे शरीर के अंदर उष्णता बढ़ेगी, गर्मी बाहर नहीं जाएगी, तो शरीर के अंदर उष्णता बढ़ेगी, यानी शरीर के अंदर अग्नि बढ़ेगी। और अग्नि शरीर के अंदर बढ़ेगी तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रॉपर हमें गुरु स्निग्ध आहार भी लेना पड़ेगा ना। तो क्या हम आहार नहीं लेंगे? भाई लघु आहार नहीं लेंगे, वायु बढ़ाने वाले आहार नहीं लेंगे, हम शीत आहार नहीं लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटु तिक्त कषाय रस का सेवन किस ऋतु में वर्ज्य बोला गया है? तो याद रखिएगा, शिशिर ऋतु में वर्ज्य बोला गया है। क्यों वर्ज्य बोला गया है? सिंपल वस्तु है भाई, कटु तिक्त कषाय रस कौन से दोष को बढ़ाएगा? तो वात दोष का प्रकोप करेगा। और ऑलरेडी वात दोष का प्रकोप ऑलरेडी हेमंत शिशिर ऋतु में तो होता ही है, सिंपल है। पर शिशिर ऋतु में वात दोष का प्रकोप ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि शिशिर ऋतु के अंदर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। ठंडी ज़्यादा पड़ने से वेजो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा और शरीर के अंदर अग्नि भी ज़्यादा, और अग्नि ज़्यादा यानी अगर धातु को पचाएगी तो वायु भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो खास याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि कटु तिक्त कषाय रस किस ऋतु में वर्ज्य बताया गया है? तो याद रखिएगा, शिशिर ऋतु के अंदर वर्ज्य बताया गया है, हेमंत ऋतु के अंदर नहीं बोला है। शिशिर ऋतु के अंदर कटु तिक्त कषाय रस वर्ज्य बोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, वसंत ऋतु की चर्चा आगे के लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर प्रॉपर पढ़ना है। जैसे जैसे आगे ऋतुचर्या चलेगी आपको लेक्चर देख लेना है, साथ साथ रिवीजन भी करना है। अगर रिवीजन नहीं करते तो प्रॉब्लम होगा। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके एमसीक्यू देखा आपने, उसका अलग अलग ऑप्शन देखा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने ये बोला था, ऐसे ये ऐसा होता है, ये लॉजिकल है, ये फोटोग्राफिक मेमोरी से हमने याद रखा ना, ऐसे ही आपको याद रख लेना है। ये आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे के लेक्चर में। बाय बाय।